जब ये 69,000 शिक्षक भर्ती की एक लिस्ट पब्लिश की गई थी तो उसमें हमको आपत्ति हुई। 2020 में ही हमने एक रिट फाइल की 1356 2020। उसमें जब इन्होंने जवाब दाखिल किया और कहा कि ये भर्ती पूरी तरीके से निष्पक्ष है, साफ है, पारदर्शी है, किसी भी प्रकार से जो नियम है, कानून है, कायदे, सबका अच्छा सा पालन किया गया है, बावजूद भी उसके बाद 5 जनवरी 2022 को यह कहते हुए एक लिस्ट 6800 की क्यों जारी करनी पड़ी कि इसमें दलित और पिछड़े आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ, जब आपकी भर्ती पूरी तरीके से शीशे के तरीके से साफ थी, जो है कि सारे नियमों का पालन की थी, तो क्यों 7,6800 का मतलब आप समझिए कितनी बड़ी संख्या होती, हजारों में काउंटिंग है उसकी, 7,000 कैंडिडेटों का मामला है। फिर जिनसे जो सवाल होता तो कहते एनआईसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ। एनआईसी, आप बताइए एनआईसी को अपडेट कौन करता है? एनआईसी अपनी मर्जी से थोड़ा ना वो आउटपुट देता है, कोई व्यक्ति तो उसको जो है कि आउटपुट इनपुट देता है तभी वो आउटपुट देती है। तो ये जानबूझकर दलित और पिछड़ों के साथ की गई साजिश है, जानबूझकर के दलितों और पिछड़ों को मुख्य धारा में आने से पहले रोकने की एक सोची समझी रणनीति है। यहाँ तक ही नहीं, 29 अप्रैल 2021 को जो भारत सरकार, जिसको मोदी जी ने संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया, उसने जब इस बात को बताया कि इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है, तब क्यों नहीं सूची जारी की गई? आज तक कोर्ट से लेकर के सड़क तक, यहाँ तक विभाग के अधिकारी, सचिव, जिम्मेदार सभी अधिकारियों से मैं मिलता रहा, निवेदन करता रहा कि पूरी सूची गुणांक सहित, कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी या पॉइंट कैटेगरी सहित क्यों नहीं जारी की जाती है? क्या ऐसी समस्या है? कहीं ना कहीं तो अगर आप भर्तियां करने जा रहे हो ट्रांसपेरेंसी, तो सभी की प्राइवेसी या सारी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। विवेक जी, श्रेया जी, जल्दी से सुशील जी के सवालों का जवाब दीजिए और भी पैनलिस्ट का पक्ष जानते हैं। देखिए श्रेया जी, उत्तर प्रदेश सरकार को जो भर्ती करनी थी उसने किया, उस पर इनके जो किंतु परंतु उसको लेकर के न्यायालय गए हैं जी। न्यायालय की एकल पीठ ने जो फैसला दिया है, 3 महीने का समय दिया है रिव्यू करने के लिए, उस पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। उसमें इस तरह की, जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात का कोई औचित्य नहीं है। सर, क्या 29 अप्रैल 2021 को जो लिस्ट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने मोहर लगाई है, क्या वो गलत है? जिसको मैं लेकर के खुद भी बैठा हूं, ये देख लीजिएगा। 29 अप्रैल 2021 के जो मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर दलितों और पिछड़ों की सीटों की हकमारी की गई है, अविलंब उसको दुरुस्त करके एक नई सूची ट्रांसपेरेंसी जारी करनी चाहिए। क्या ये गलत है? अगर ये गलत है तो ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को बंद करिए, ताला लगवाइए और हम लोगों को वहां पे बलि का बकरा बनने के लिए मत भेजा जाए कि हम लोग उसको उसके बिहाफ पर प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, हमारे लिए SC/ST आयोग है। उसको बंद करना चाहिए। अगर ये गलत है तो इसमें ताला लगवा देना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, विवेक जी से जवाब लेंगे, उससे पहले सपा नेता आरपी राजन जी का पक्ष जानते हैं। आरपी राजन जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लापरवाही का मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है, अभी भी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए स्नेहा जी, सरकार शुरू से ही इस भर्ती में अपनी लचर नीति अपना रही थी और साफ स्पष्ट है। अभी मैं सुनील भाई से संबद्ध करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो उन्होंने कहा, वास्तविकता यही थी कि लोगों के हक और हकूक को मारने का काम सरकार को करना था, कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अगर नहीं करना था तो सरकार ने कहा मैंने भर्ती कर दी और योग्य लोग नहीं है, बहुत साफ पारदर्शी तरीके से भर्ती मैंने की है, पारदर्शी भर्ती है। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है, जो बड़ा वाला इंजन है केंद्र में बैठा हुआ है, उसी इंजन के तहत जो है मॉनिटरिंग करता है, वही इंजन मॉनिटरिंग करता है। एक आयोग की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच की, जांच के बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी कि आपने जो है इस भर्ती में 19,000 पिछड़े दलित लोगों का जो है आप हक और हकूक मारने का काम किया है। तब ये सरकार औंधे मुंह गिर जाती है, फिर सरकार स्वीकार करती है। पहले कहती पारदर्शी है, जब जांच में स्पष्ट हो जाता है तो सरकार फंस जाती है और कहती कि हाँ हमसे गलती हुई, हम पुनः भर्ती करेंगे, हम 6800 लोगों को, 7,000 लोगों को पुनः भर्ती करेंगे। उसके बाद क्या होता है, चुनाव आ जाता है, चुनाव के बाद स्थितियां लटकी लचर पड़ी रहती। आज अगर
महिला शिक्षिकाएं, अभ्यर्थी रोड पर बैठ करके धरना दे रही हैं और पुलिस से तड़ाक करना पड़ रहा है उनको, तो क्या यही अमृतकाल है जहां महिलाओं को अपने हक और हकूक के लिए लड़ना पड़े और लाठी खाना पड़े? जिस अमृतकाल की बात सरकार करती है, जिस राम राज्य की बात सरकार करती है, वो महिलाएं कह रही वहां बैठ करके क्योंकि किसी विशेष लोगों को लाभ देने के लिए किया गया। अगर वो शूद्र ना होती, महिलाएं कह रही हैं हम शूद्र हैं, अगर वो शूद्र ना होती तो सरकार इस तरह का भेदभाव ना करती, क्योंकि सरकार तो जो है शूद्रों के साथ भेदभाव करने का काम करती है। स्पष्ट है सरकार, अगर सरकार चाहती तो साफ तौर पर उसी समय भर्ती कर सकती थी, क्योंकि सरकार को खेल करना था, लोगों के हक मारने थे, पिछड़े दलित वंचित लोगों के हक मारने थे। अगर नहीं मारने थे तो ओपन भर्ती क्यों नहीं किया गया, सारे कटार क्यों नहीं डिस्क्लोज किए गए, सारी चीजें ओपन हो जाती, मुक्त कर देते, ओपन दिखा देते, लेकिन नहीं किया गया ना इसमें जी। तो कहीं ना कहीं सरकार छलावा करती है लोगों के साथ। जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोगों को आगे करने का काम करती है, और सत्ता में बैठने के बाद मलाई मारने का काम सरकार में बैठे लोग, ये पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये अनुसूचित जाति विरोधी सरकार है, ये शूद्र विरोधी सरकार है। अगर नहीं है तो वास्तविकता आज किस तरह से लोग बैठे धरने पर, वो क्यों बैठे हुए हैं आप बताइए। अनुदेशक भर्ती के साथ क्या किया, शिक्षा मित्र भर्ती, शिक्षा मित्रों के साथ इन्होंने क्या किया। आज बिजली विभाग के 27 लाख कर्मचारी पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी विषम स्थिति है। लेखपालों को ड्यूटी लगा करके आप बिजली चलवाने की व्यवस्था करते हो, लेखपाल बिजली चला पाएंगे, टेक्निकल लोग नहीं होंगे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ी घटना घट सकती है। आधा देश अधूरे लाइट में गुजर रहा है, अस्पतालों में बिजली कट जाती है, मरीजों के लिए कितनी दिक्कत हो रही है। तो क्या समस्या है, सरकार ऐसी स्थितियां पैदा कर रही है क्योंकि लोगों को परेशान होने के लिए, मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया है। उस संविदा कर्मचारी स्नेहा जी वो संविदा कर्मचारी लाइनमैन पोल पर चढ़ता है और खुदा न खासा जब उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके परिवार का कौन होता, कोई जिम्मेदार नहीं होता और उस परिवार को कुछ मिलने वाला नहीं होता, उसकी मौत हो जाती है। ये सरकार चुपचाप देखती रहती है। तो ये समान कार्य समान वेतन के लिए अगर कर्मचारी आंदोलित हैं तो क्या सुनना नहीं चाहिए। मैं विषय अंतर नहीं करूंगा, मैं फिर उसी पर आता हूँ। आज सरकार ने जो किया है, आज जिस तरीके सरकार भेदभाव का रवैया अपना रही है शूद्रों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ, वो साफ है। ये कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो वहां धरना दे रहे हैं, वो अभ्यर्थी हैं, वो चयनित अभ्यर्थी हैं, मेहनत करके आए हैं, वो टेट पास करके आए हैं, सीटेट पास करके आए हैं, बीएड करके आए हैं। तो काबिल लोग अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनको सरकार किस तरह से लाठी चलाने का काम करती है। तो ये सरकार अवसरवादी सरकार है। इसमें आज आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल था जी तो हायर करके स्टाफ नर्सों को और डॉक्टरों को रखा गया। उस समय आवश्यकता पड़ी तो इसी सरकार ने उसी स्टाफ नर्स के ऊपर फूल बरसाने का काम किया था। उसके बाद जब वो स्टाफ नर्स और स्टाफ हटाए गए तो इसी सरकार ने मात्र 6 महीने बाद उसी स्टाफ के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया है। तो ये जीते जागते उदाहरण है स्नेहा जी सरकार किस तरह से जो है दुर्व्यवहार करती है कर्मचारियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ। तो सर मेरी गुजारिश है, विवेक भाई बैठे हुए हैं, विवेक भाई बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं, मैं जानता हूं, तो मैं चाहता हूं विवेक भाई इस बात को रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी तो सरकार से पटल पर रखें और कहें कि आज इस तरह सरकार जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। आज जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अगर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार में आप हैं, हम विपक्ष में, हमारा काम है सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष की जनता के मुद्दों की आवाज उठाना, तो हम तो आवाज उठाते रहेंगे स्नेहा जी। अब विवेक भाई स्वीकार करें और जनता के हितों की रक्षा करते हुए हक और हकूक दलित पिछड़ों को दिलाने का काम सरकार करें, अन्यथा 2024 में आप देखेंगे कि यही आम जनमानस जिनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा स्नेहा जी। जी अनिल शर्मा जी, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट का जो स्टेटमेंट सामने आया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी हाईकोर्ट का स्टेटमेंट आया, हम इस पर पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं, उसके बाद कोई टिप्पणी देंगे। जी सबसे पहले तो मुख्य बिंदुओं पर बात कर ली जाए। नवंबर 2018 में आवेदन हुए, 6 जनवरी 2019 को सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो 7 जनवरी 2019 को एग्जाम के सेकंड डे कट ऑफ की लिस्ट घोषणा कर दी गई, जिसमें जनरल को 65 यानी 97% मार्क्स और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 60% यानी कि 90% मार्क्स की घोषणा की गई। भाई घोषणा जो है, नौकरी जब आप घोषणा कर रहे हैं उसी वक्त जैसे ही आपकी आती है तो उसी के साथ ही कट ऑफ की लिस्ट आती है।
आखिर सरकार की मंशा क्या थी। दूसरी बात, जी, रिजल्ट 60-65% पर आए, जिसमें 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए। एग्जाम में बैठे 4,10,000, जिसमें जनरल के 36,614, ओबीसी के 84,468, एससी के 24,308, कुल मिलाकर ये लोग पास हुए, और जिसमें 9,000 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया। अब बात करते हैं 1,37,000 लोगों ने आवेदन किया। मेरिट बनी जून 2020 की, लिस्ट आई 67,867 की, जिसमें जनरल का कट ऑफ था 67.11%, ओबीसी के साथ 66.73%, एससी का था 61.01%, और एससी के सभी अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिसमें 1133 एससी की सीटें फिर भी खाली रह गई क्योंकि उनके आवेदन नहीं आए। अब बात की जाए बीटीसी यानी कि डीलैट में 38,610, शिक्षा मित्र में 8,018, बीएड में 97,368 और अदर में 2,064 नए जो स्पेशल कोर्स में होते हैं उन लोगों ने आवेदन किया था। आयोग की चयन की प्रक्रिया में जनरल में दिखाया गया 19,805 और ओबीसी में 13,605। अब बात करते हैं, उस वक्त हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, जो खुद एक प्रोफेसर हुआ करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षाविद थे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको देश के प्रदेश के उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा करना पड़ा? आपको याद हो, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कोर्ट में अपनी गलती को मानकर, क्योंकि आरक्षण में जो डिवाइडेशन किया था, 68,000 लोगों की सूची जारी की गई थी, उसमें 68,000 में से तो 6800 में से आपके कुछ लोगों को, जिनकी हाईएस्ट सूची जो होती है, तो उनको भेजा जाता है जनरल कैटेगरी में। क्या वो किया गया? उन 6800 लोगों के साथ खुला धोखा, भर्ती में फंसाने का षड्यंत्र सरकार ने रचा। 1.5 साल तक लगातार ये मामला कोर्ट में चलता रहा, और 1.5 साल तक कोर्ट में चलने के बाद कई अभ्यर्थियों ने दुखी होकर, जिनका मानसिक और आर्थिक शोषण हुआ, 1.5 लाख कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन? अब कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट के आदेश के अनुसार 6800 लोगों की सूची रद्द की जानी चाहिए। ये कोर्ट का फैसला है 12/3/2023 को, और हाईकोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि 69,000 की पूरी सूची रद्द की जाए। दोहरा आरक्षण नहीं चलेगा, जिनको शिक्षा मित्र के रूप में पहले आरक्षण मिल चुका या किसी अन्य आरक्षण मिल चुका, उनको जनरल का फायदा नहीं मिलेगा। ये दोहरा आरक्षण नहीं मिल चलेगा, कोर्ट का फैसला है। अब ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जी, आखिर इन अभ्यर्थियों का क्या दोष था? तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी शिक्षाविद भी थे, कुछ प्रोफेसर भी थे। आखिर उनकी मंशा क्या थी? ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को के साथ कुठाराघात करना। आज इनकी नौकरी पर संकट है, 6800 लोग नौकरी से बाहर होने के कगार पर हैं। जब पुनरीक्षण होगा तो क्या संभव है कि जिन लोगों की नौकरी लग चुकी उनको पुनः नौकरी मिलेगी? सरकार मंशा बताए, क्यों धोखा करना चाहती है उत्तर प्रदेश के इन अभ्यर्थियों के साथ? आज ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न आज उनकी रोजी रोटी का है, ये आज प्रश्न उनके जीवन का है। आज ये प्रश्न उनकी नौकरी के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके परिवार का है। जैसे ही जिस तरह से शिक्षा मित्रों के साथ किया गया था, कुछ लोगों को नौकरी पर एकदम से धड़ा से रखा गया और फिर उनको कुछ लोगों को नौकरी से निकाला गया। ठीक है। तो उन परिवारों ने भी, कई लोगों ने आत्महत्याएं की। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं तो जिम्मेदार कौन? ठीक है, आज प्रश्न जो है, ठीक है, बात कीजिए। विवेक जी, स्नेहा जी, जवाब दीजिए। अनिल जी ने भी सवाल पूछा है, सुशील जी ने भी सवाल पूछा, आरपी राजन जी ने भी। सभी का ये सवाल, अगर लापरवाही सरकार की नहीं तो किसकी? देखिए, ये सरकार की लापरवाही का ये आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने 69,000 लोगों को भर्ती किया है, लोग पढ़ा रहे हैं। उसमें इनका आरोप है कि आरक्षण में विसंगतियां हैं। न्यायालय की एकल पीठ ने फैसला दिया, सरकार उस पर आगे की तैयारी कर रही है। न्यायालय हमारे दृष्टिकोण से संतुष्ट हो, ये अपना दृष्टिकोण रख रहे, सरकार अपना दृष्टिकोण रख रही है।
69,000 लोग तो नौकरी कर ही रहे हैं।